हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ। जो आपको 6 अप्रैल का जो आपका पेपर है, उस 6 अप्रैल में जो आपको मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो पेपर फर्स्ट है उसके मैंने फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ थर्ड यूनिट के, फोर्थ यूनिट के और फिफ्थ यूनिट के क्वेश्चंस। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्षेत्र है वो अपने उपक्षेत्र पर क्या बनाता है? सदिश समष्टि बनाता है। तो ये जो चैप्टर आपका है वो आपको सदिश समष्टि है। यदि आप सदिश समष्टि वाले चैप्टर को पूरा कर लेते हो तो आपकी यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 दोनों आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें आपको सिलेक्टिव इक्वेशन करने होंगे। सबसे पहले जो ये थ्योरम है, ये थ्योरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम बहुत बार आ चुकी है, प्रीवियस ईयर आप देखोगे तो ये आपके लेटेस्ट ईयर में भी आ चुकी है, और आपके प्रीवियस ईयर भी देखोगे 4, 5, 9, 14, 16, 19 और ये लेटेस्ट ईयर में भी आ चुकी है। तो ये सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको 40 में से 40 नंबर मिलेंगे आपको इससे। मैं आपको पूरा पेपर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, और वो उस कार्य वो क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इन ये जो मैंने आपको यूनिट 1, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ के जो क्वेश्चन बताए हैं वो आप पढ़ के आराम से पासिंग मार्क्स 20 से 25 नंबर गेन कर सकते हो, यदि इनको अच्छे से आप कंप्लीटली पढ़ते हो तो। मैं ये नहीं कि कह सकता कि मैं आपके 40 में 40 से इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। और जो बच्चा 40 क्वेश्चन, मतलब 40 से 40 नंबर की तैयारी कर रहा है, तो उसको तो पूरा सिलेबस है ना वो पूरा पढ़ना चाहिए। मैं उनको बता रहा हूँ जो जिसके पेपर बैक हो जाते हैं, या जिसको डर रहता है कि अपन इसमें से अपने को नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, तो मैं उनके लिए आपको मैंने इतने क्वेश्चन आपको बताए। और जो 40 से 40 का गेन करना चाहता है उसको पूरा सिलेबस रीड करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्षेत्र अपने उपक्षेत्र पर सदिश समष्टि है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि एक मैट्रिक्स दी हुई है V A0 0 P, A और B बिलोंग्स टू R है। मैट्रिक्स योग और मैट्रिक्स सदिश गुणन के लिए सापेक्ष वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर ये क्या बनाएगा? सदिश समष्टि बनाएगा। तो ये भी एग्जांपल अच्छा इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका सदिश उपसमष्टि VF के अरिक्त उपसमुच्चय W के VF के उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है। ये जो प्रतिबंध है वो आपका क्या है? आवश्यक भी है और पर्याप्त प्रतिबंध भी है। किसी को भी आपको वेक्टर सब स्पेस सिद्ध करना है, तो वेक्टर सब स्पेस कैसे सिद्ध करते हैं? यदि मान लो अपने को क्या दिखाना है, W और F मिलकर क्या बनाता है? वेक्टर सब स्पेस बनाता है। तो W और F मिलकर वेक्टर स्पेस कब बनाएंगे? जब अपन W से दो अवयव लेंगे। W से दो अवयव अपन ने ले लिए, W1 और W2 बिलोंग्स टू W, और F यहाँ पे ये क्या होता है? फील्ड होता है, क्षेत्र होता है, और ये स्केलर होते हैं। इसमें जो अवयव होते हैं वो स्केलर होते हैं। तो मैंने यहाँ से दो स्केलर मान लिया, अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू F। दो तो ये बाहर वाला जो होता है वो आपका वेक्टर होता है, और ये इसके अंदर ब्रैकेट वाले अवयव क्या होते हैं? स्केलर वाले होते हैं। तो W1 W2 तो W से बिलोंग करेंगे, और अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू F। तो अब आपको ये करना है कि अल्फा को W1 से गुणा करना है, और बीटा को W2 से गुणा करना है। अल्फा को W1 से गुणा करना है और बीटा को किससे गुणा करना है? W2 से गुणा करना है। और ये अवयव भी किसका आना चाहिए? W का आना चाहिए। तब अपन कहेंगे कि W और F मिलकर क्या बनाएंगे? W और F मिलकर क्या बनाएंगे? वेक्टर स्पेस बनाएंगे, और वेक्टर स्पेस बनाने के बाद में ये क्या बनाएंगे? आपके सब स्पेस बनाएंगे। तो से वेक्टर सब स्पेस की कंडीशन ये होती है कि W1 W2 बिलोंग्स टू W एंड अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू F, और फिर अल्फा W1 प्लस बीटा W2 बिलोंग्स टू W। ये वेक्टर सब स्पेस की कंडीशन आती है, और वेक्टर सब स्पेस की कंडीशन आपको थ्योरम से पूछ सकते हैं, ठीक है। वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने की एक कंडीशन भी होती है ये, ठीक है। तो इससे आप वेक्टर सब स्पेस आप सिद्ध कर सकते हो। और इससे ही रिलेटेड एग्जांपल्स वो आपके आगे जो क्वेश्चन है वो एग्जांपल में कुछ एग्जांपल्स आपको है जिसको वेक्टर सब स्पेस सिद्ध करना है। तो वेक्टर सब स्पेस सिद्ध करने के लिए अपने को ऐसे ही सिद्ध करना होता है कि उस वेक्टर से तो अपने को दो अवयव लेने होते हैं, और फिर दो स्केलर से, और फिर इनको अपन क्या कराते हैं? अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। ये कंडीशन मेरे को प्रूफ करनी पड़ेगी, तब वो आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर सब स्पेस। फिर इसके बाद में W1 W2 सदिश समष्टि VF की उपसमष्टि है, तो इंटरसेक्शन भी W1 W2 इंटरसेक्शन भी क्या होगा? VF की आपकी उपसमष्टि होगी। तो ये थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर की, फोर्थ नंबर की,
ये सारी थ्योरम जो मैंने लिखी है वो सारी इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये वाली है। ये थ्योरम बहुत बार पूछी जा चुकी है, लेटेस्ट ईयर में भी पूछी गई है, और मैंने आपको वही क्वेश्चन लिखे हैं जो आपके बहुत लेटेस्ट ईयर में पूछे, मैंने ईयर नहीं लगाया आपकी बात, तो ये मान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। 3 से 4 थ्योरम मैंने आपको इसमें बताई। एक तो पहला वाला कि प्रत्येक क्षेत्र अपने उपक्षेत्र पर सदिश समष्टि है। एक मैंने आपको बताया कि उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इंटरसेक्शन की थ्योरम तो बहुत ही पूछी जाती है। इंटरसेक्शन की जो थ्योरम है ना, किसी में भी देख लो, चाहे आप वेक्टर, चाहे आप नॉर्मल सब ग्रुप में देख लो, विशिष्ट उप ग्रुप में देख लो, चाहे सब ग्रुप में देख लो, इंटरसेक्शन की थ्योरम तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और ये वाली थ्योरम है ना, ये वाली थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी थ्योरम मैंने जो आपको बताई है, वो मैंने सारी थ्योरम आपको इंपॉर्टेंट ही बताई है। ये जो थ्योरम पूछी गई है ना, वो सारे लेटेस्ट ईयर में ही पूछी गई है। फिर क्वेश्चन संख्या 7, मैंने आपको कम इसलिए बताया क्वेश्चन इसमें, अब ज़्यादा क्वेश्चन बताने से फिर वो इंपॉर्टेंस नहीं रहती। ऐसे आप ऐसे 10-15 क्वेश्चन बताएंगे तो वो कहेंगे सर आपने तो पूरा चैप्टर ही बता दिया, तो मैं पूरा चैप्टर नहीं बता रहा हूँ। इसमें मैंने आपको 3 से 4 थ्योरम बताई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जाती है। और एग्जाम्पल्स बताएं, एग्जाम्पल्स में इतना देखो जोड़ नहीं आता है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और एक एग्जाम्पल यदि आपने अच्छे से किया होता है, तो एग्जाम्पल तो कुछ भी नहीं है। आपको मैंने यूनिट 4 में 4 थ्योरम बताइए, चारों थ्योरम को अच्छे से तैयार कर लेना, इतनी आप तैयार कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर आपने तो 4 थ्योरम लगभग पूरी बता दी, पूरी नहीं बताई है मैंने। और ऐसे तो फिर एक थ्योरम 2 थ्योरम का अपन बता नहीं सकते कि भाई ये थ्योरम में आ सकती है, क्योंकि थ्योरम भी इसकी ऑलरेडी कम से कम 5 से 10 थ्योरम है। अब 5 से 10 थ्योरम में 3-4 इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं बताएंगे, तो फिर इंपॉर्टेंस का क्या मतलब होगा। एक थ्योरम थोड़ी बता सकते कि एक ही थ्योरम ये वाली याद कर लेना, ये अजय, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि इसमें चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं और इनमें थ्योरम भी बहुत ज़्यादा है। जो आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर है उसमें थ्योरम बहुत ज़्यादा थ्योरम्स है, उनमें से मैंने कुछ आपको थ्योरम लिख के दिए जो ज़्यादातर ईयर में पूछी गई है। ठीक है, फिर इसके बाद में जो मैंने क्वेश्चन संख्या 7 लिखा है, ये एग्जाम्पल है। और ये क्वेश्चन संख्या 8, ये भी आपका एग्जाम्पल है। वेक्टर सब स्पेस करना है, वही देखो वेक्टर सब स्पेस करना है। मैंने अभी आपको बताया था वेक्टर सब स्पेस की कंडीशन बताई थी कि डब्ल्यू एफ को मेरे को वेक्टर स्पेस सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करोगे, इस W1, ये W जो होता है वो बाहर वेक्टर होता है, और इसके अंदर जो ब्रैकेट वाला होता है स्केलर होता है। W1 और W2 बिलोंग्स टू W, और दो स्केलर लेंगे अपन, अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू F। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2, ये वाला भी किसका आना चाहिए, W का। तो इन दोनों में यही कंडीशन आपको लगा के प्रूफ करना है। ठीक है, ये देख लेना, मेरे वीडियो, मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आपको करवाया हुआ है, अच्छे से इनको देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 में देखो, यूनिट 5 में सबसे पहले अपन बात करें तो परिभाषाएं आती है, परिभाषाएं आती है। और इन परिभाषाओं में मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि ये 6 की 6 परिभाषाएं आपको याद करनी है। सारी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिल ही जाएगा, एक क्वेश्चन तो यहाँ से श्योर है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से श्योर है। एक आध संचय, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, एक आध संचय, इसकी भी डेफिनेशन आपको याद करनी है, और इसके जितने भी 2 से 3 एग्जाम्पल है वो सारे आपको करने हैं। अब उसमें ये नहीं बता सकता कि भाई ये वाला एग्जाम्पल, इस ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको सारे करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद में लीनियर इंडिपेंडेंट, एल आई जिसको कहते हैं, लीनियर डिपेंडेंट जिसको अपन एल डी कहते हैं, और एक आध विस्तृति जिसको अपन लीनियर स्पान कहते हैं, और उसके बाद में बेसिस, आधार, और उसके बाद में डायमेंशंस। इनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से तैयार करनी है। डेफिनेशन तो पूछी जाती है, ऐसे पूछेंगे एक आध संचय को परिभाषित कीजिए और साथ में आपको कोई थ्योरम लगा देंगे, तो ये बहुत बार पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन, है ना। अब देखो एक आध संचय का मैंने क्वेश्चन भी लिखा है जो 2022 में आपको पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लिख रखा है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, V3R के सदिश सदिश दे देंगे 3, और ये कहेंगे कि ये एक आध संचय, तो आपको एक आध संचय की परिभाषा भी याद करनी है और इस टाइप का एग्जाम्पल भी तैयार करना है। तो देखो एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिख दिया, 2022 में ऐसा पूछा हुआ है। अब देखो बेसिस भी इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट, एल आई एल टी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी थ्योरम भी पूछी जाती है। तो आपकी इनकी देखो 2 थ्योरम, एक दो थ्योरम भी है, एक दो, कुछ नहीं है इन टॉपिकों में। क्या है जो आपका ये 5th यूनिट है, इसमें क्या है, एक संचय है उसके एग्जाम्पल है, रेखिक स्वतंत्रता और रेखिक स्वतंत्रता है, इनके एग्जाम्पल्स है, उनकी थ्योरम्स है।
एक हाथ विस्तृति है, और ये भी क्या है, आपकी परिभाषा है और उनकी थ्योरम है। आधार और विमा, इनकी भी थ्योरम है। बस ये आपका चैप्टर है। और नीचे मैंने 2-3 थ्योरम लिख रखी है, वो उसमें आधार की थ्योरम है और कुछ बीमा की थ्योरम है। ठीक है। तो देखो इसमें पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी में ये पूछा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एक V3 का एक आधार बनाएगा। तो आधार के भी आपको एग्जांपल 2 से 3 एग्जांपल है, और दोनों तीनों के कॉन्सेप्ट एक है। एग्जांपल इतने कि इतना नहीं है कि भाई आपके हार्ड लेवल पे एग्जांपल है, कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन से ही आपके एग्जांपल बन जाएंगे। तो ये तो आप यदि तैयार करके जाते हो तो ये क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यूनिट 5 में जो आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऐसे आते हैं ना, फर्स्ट में ए फर्स्ट बी, आपके क्वेश्चन ऐसे तो आएंगे, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, और सेकंड क्वेश्चन आएगा, एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं ना, ए बी ऐसे आते हैं। तो इनमें आपको एक क्वेश्चन तो श्योर मिल जाएगा। ये जो मैंने आपकी परिभाषा बताई है 6, इनमें से आपको एक क्वेश्चन तो मिल जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको कुछ थ्योरम याद करनी पड़ेगी। थ्योरम मैंने 2-4-5 लिखी थ्योरम है, लेकिन वो सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो अब ये मत देखना कि सर आपने इसके आगे ईयर नहीं लगा रखा, ईयर नहीं लगा रखे हैं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है इक्वेशन संख्या 2। ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो उसके, कि सदिश समष्टि Vf के अशून्य सदिशों का समुच्चय V1 V2 V3 Vn रैखिक आश्रित स्वतंत्र होगा यदि और केवल यदि जब कोई एक Vk एक सदिश अपने पूर्ववर्ती सदिशों के एक आसंचय के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ k की वैल्यू क्या होती है, 2 से लेकर n तक की k की वैल्यू है। तो ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। फिर इसके बाद में जो थ्योरम नंबर 3 है, एक घात विस्तृति LS S को अंतर्विष्ट करने वाली V की न्यूनतम उपसमष्टि होगी। तो ये थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारी जो थ्योरम मैंने लिखे हैं ना, ये सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फिर ये 4 नंबर की थ्योरम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको लेटेस्ट ईयर ही लिखे हैं यहाँ इनके आगे, क्योंकि लेटेस्ट ईयर इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पता रहे कि भाई कितने इंपॉर्टेंट है वो यूनिट थ्योरम, क्योंकि लेटेस्ट ईयर से पता चलेगा अपने को, है ना। और फिफ्थ नंबर का एक आधार है, इसके भी थ्योरम है। आधारों में अवयवों की संख्या, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जो मैंने यहाँ पे लिखे है ना, वो सारी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। इसमें से भी अपन ये नहीं छांट सकते कि भाई इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट लिख दी है। 8 थ्योरम लिखी, 8 है, इसमें से मैंने आपको 6 से 7 थ्योरम लिखी है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमित विमा वाले सदिश समष्टि का एक आधार होगा। फिर 6 नंबर वाली थ्योरम, फिर 7th वाली थ्योरम और 8th वाली थ्योरम। ये यदि तैयार करके जाते हो तो आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, इतना यदि आप तैयार करके चल गए तो आपको जो फर्स्ट और सेकंड ए और बी वाला पोर्शन आता है, तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। तो आपको 2 क्वेश्चन ही करके आने हैं, 3 क्वेश्चन आपको इसमें से आराम से मिल जाएंगे। तो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। जिसको 40 में 40 नंबर की तैयारी करनी है वो तो आप पूरी पूरी अलजेब्रा पढ़े, और जिसको आपको 20 से 22 आपको नंबर इतने बनाने हैं कि मेरे तीनों पेपर आराम से निकल जाए। क्योंकि शायद कितने नंबर चाहिए होते होंगे, 42 नंबर चाहिए होते हैं, 46 नंबर चाहिए होते हैं। तो वो आपको 2 पेपर में मिल जाए, तीसरे वाला पेपर नहीं भी दोगे तो भी आपका बैक नहीं माना जाएगा। ऐसे आपको तैयार करना होता है। तो अच्छे से तैयारी करो। और 6 अप्रैल को आपका पेपर है। इनको जितना आप तैयार करके जाते हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना। अब आपके पास 2 दिन और बचे हैं, आज 3 तारीख हो गई, 5 तारीख तक आपके 2-3 दिन और 2 दिन बचे हैं। आज का दिन तो गया, और फिर उसके बाद में 2 दिन और बचे हैं। अच्छे से इसको तैयारी करो, और अच्छे से जो आपको आता है वो उसको पहले लिख के आना है, और बढ़िया राइटिंग में बढ़िया अच्छे से लिख के आना। जो चीज़ आप तैयार करके जाते हो उसको अच्छे से शो करके आना, तभी आपको नंबर मिलेंगे। आप सोचते हो कि इनमें अपन फार्म मार देंगे, तो आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, फार्म नहीं लगने वाली है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि जिसमें आप फार्म मार दोगे, ठीक है ना। और सभी स्टूडेंट जो BSc फाइनल का आपकी बार पेपर देंगे उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और कमेंट करके बताना जब आपका पेपर हो जाए तो कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ठीक है। थैंक यू।